करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। नमस्कार, मैं आपका नायक सर करियर प्लानर के इस मंच से आपका स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि इस बार 1 फरवरी को हमारे देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा इस एंतरिंग बजट को पेश किया गया। एंतरिंग बजट आपको पता ही होगा कि एंतरिंग बजट और यूनियन बजट में एक छोटा सा डिफरेंसेस ये है कि जिस साल चुनाव की प्रक्रिया होती है उस साल 2 बार बजट पेश होते हैं। और ये इसलिए ऐसा प्रोविज़न है कि जो नई सरकार बनेगी ये उम्मीद तय रखा जाता है कि वो नई बजट को फिर से पेश करेगी। तो ये एक टेम्प्रोरी बजट होता है, मिनी बजट होता है जो 2 से 4 महीने के लिए होता है। तो बिना वक्त गवाए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस बार के बजट में कोई ऐसी खास बात नहीं है जो बताया जा सके। शायद इसकी वजह यह है कि यूनियन बजट जो पेश होगा उसमें बहुत सारी बातों का चर्चा किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो जो भी चीज़ें इस इस बजट में बताएगी उसके की हाइलाइट्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन एक नए तरीके से हम इस बजट को एक एमसीक्यू के तरीके से लाए हैं कि हम एक पंच 2 काज कर लेंगे। हम एमसीक्यू भी कवर कर लेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि उस एमसीक्यू के तरीके से हम उस फैक्ट को भी जान लें कि इस बजट के की हाइलाइट्स क्या क्या हैं। तो बिना वक्त को गवाए हुए हम देखते हैं। और आपको ये बात पता होगा कि इस बार का जो यूनियन बजट है, जो अंतरिम बजट के नाम से जो पेश किया गया है, इस बार निर्मला सीतारमण के द्वारा ये 6ठी बार पेश करने का उनको क्रेडिट गया है। तो यह भी एक बात का ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें बातें कही गई। जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने जो लिखा है उसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि हु प्रेजेंटेड द एंतरिम बजट 2024 इन पार्लियामेंट ऑन 1 फरवरी 2024। अब 1 फरवरी 2024 को पहला अंतरिम बजट जो पेश किया गया, ये तो आपको पता ही होगा कि निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। और ये 6th टाइम्स है, ये उनके द्वारा जो पेश किया गया है ये 6 टाइम्स है। और आपको ये भी पता होगा कि फर्स्ट टाइम उन्होंने जो पेश किया था वो कब किया था, तो वो 2019 में की थी। 2019 से लेकर के इस बार का जो बजट पेश करने की जो उनकी स्थिति बनती है वो 6ठी बार रहती है। तो याद रखिएगा निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, और लेडी में अगर पूछे तो ये दूसरी महिला वित्त मंत्री है, लेकिन फुल फ्लेज्ड लेडी फाइनेंस मिनिस्टर पूछे तब ये पहली हो जाएगी, क्योंकि इंदिरा गांधी भी एक बार प्रभार के तौर पर वित्त मंत्री के प्रभार को संभाल चुकी हैं। तो ये महिला में दूसरी वित्त मंत्री होंगी, लेकिन फुल फ्लेज्ड में पहली। तो याद रखिएगा। इसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि हु आर दी प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ द गवर्नमेंट्स हाउसिंग स्कीम अनाउंस इन बजट 2024। इस बार के बजट में ना तो हाउसिंग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मेन बातें की गई, जो चर्चा किया गया है, वो मिडिल क्लास लिविंग इन रेंटेड हाउस इन स्लम्स और चॉल्स। जो मिडिल क्लास फैमिली हैं जो रेंट में लेकर के रहते हैं, किसी चौल में रहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष बात की गई। क्या बात की गई हम लोग देखते हैं इनके एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ देखेंगे, हालांकि यहाँ पे अभी कुछ बात की गई है जिसमें मैंने यहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कैटेगरी में क्या लिखा है, डिस्पाइट होगा यहाँ पे, डिस्पाइट कोविड के चैलेंजेस के बावजूद द टारगेट ऑफ द 3 करोड़ हाउसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 करोड़ हाउसेस, कितने करोड़ हाउसेस? 3 करोड़ हाउसेस। मतलब कोरोना के बाद पीएम आवास योजना माने कोरोना के चैलेंज के बाद टारगेट रखा गया 3 करोड़ हाउसेस अंडर पीएम आवास ग्रामीण विल बी अचीव सून। मतलब इस योजना के तहत जो है 3 करोड़ ग्रामीण लोग एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मुहैया कराए जाएंगे। ये टारगेट रखा गया जिसको बहुत जल्दी अचीव कर लिया जाएगा। और सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है 2 करोड़ मोर हाउसेस टू बी टेकन अप इन नेक्स्ट 5 ईयर। और नए घर जो ये टारगेट पहले का था जिसको अचीव करना है, और इसमें ये बोला है कि 2 करोड़ मोर, 2 करोड़ और अधिक हाउसेस जो है पूरे किए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये भी एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण सेक्टर के लिए है, उसके लिए इस बजट में एलोकेशन किया गया है वो 80,671 करोड़ रुपए है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं जो कि रेंटेड स्लम्स एरिया में रहने वाले मिडिल क्लास फैमिली के लिए यहां पर इस बजट में बातें की गई है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहां से ऐसे क्वेश्चन भी बन गए, पॉइंट भी हमने देख लिया, दोनों काम हो गया। नेक्स्ट, और आप इसके लिए घबराएंगे नहीं, इसका जो पीडीएफ है वो आपके पिन करके अटैचमेंट करके दे दिया जाएगा, आप वहां से भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सिर्फ इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इस बजट को पढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा कि करियर प्लानर के यूट्यूब चैनल पर मेरे नाम ये आप करियर प्लानर के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहां लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस ऑफ बजट बाय नायक सर, तो मैं वहां पे आ जाऊंगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने बेसिक्स जो बजट के बारे में है वो सारी चीज मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया, वहां पे उसका पीडीएफ भी मैं पिन करवा दूंगा
दूंगा, PDF भी वहां से लिख सकते हैं। तो वहां पे आप बेसिक्स जान सकते हैं और यहाँ पे इस साल के की हाइलाइट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो विच स्टेट रन एंटिटी, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट रन एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये देखिएगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को कौन सी ऐसी जो स्टेट की कंपनी है, स्टेट की एंटिटी है, जो उसको रन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम का बन सकता है, और ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC। तो इसका करेक्ट आंसर होगा REC, ना कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हमारे देश की एक महत्वपूर्ण कंपनी में से एक है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। अक्सर बच्चे को लगता है कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन इसका आंसर ये ना होकर के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन होगा। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन। इस बजट में, इस सेक्टर में सरकार के द्वारा कुछ बातें कही गई है जो इसको देखते हैं। रूफ टॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली, जिसको आपको पता है सौभाग्य योजना, हर घर सहज बिजली योजना के तहत आपको पता है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड, 1 करोड़ घरों में ऑप्टेन 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन। मतलब ये एक ऐसी योजना है जिसमें सोलर रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के तहत हर घर को ये माने हर परिवार को, मतलब एक परिवार को, एक घर को जो है 300 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली दी जाएगी, जो सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है। आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना हमारी ये मजबूरी है, क्योंकि आने वाले समय में एग्जॉस्टेबल एनर्जी जो कल के डेट में खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले हम अपने आप को नॉन एग्जॉस्टेबल एनर्जी पर कन्वर्ट कर ले तो ये ज्यादा बेहतर है, और सरकार इस दिशा में बहुत अच्छे से काम भी कर रही है। आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का भी एक फैक्टर है, जो हम क्लासरूम में आपको PSL चैप्टर के अंदर पढ़ाते हैं। और इसमें नोट क्या कहा गया है, जो मैंने अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था वही क्वेश्चन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि यह जो सिस्टम है, ये जो सेक्टर है, ये जो स्कीम है, ये जो इंप्लीमेंट किया गया है वो एक स्टेट रन एंटिटी है, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जिसके द्वारा इस योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे है, हु विल बेनिफिट फ्रॉम एक्सटेंशन फ्रॉम द हेल्थ केयर कवर अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। तो यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन 2 बार लिखा जाए, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कौन इसमें बेनिफिटेड होगा। तो याद रखिएगा, इस बजट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो आंसर होगा आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स होगा। कौन होगा आंसर? आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। इन लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो है शामिल किया गया। और आपको पता है इसमें 5 लाख का जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो आपको दिया जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत कार्ड के तहत। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। झारखंड में, रांची में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की थी। और ये बहुत ही, आप ऐड भी सुनते होंगे, ये आयुष्मान भारत कार्ड है, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, आप कई बार ऐड भी सुनते होंगे। तो यही है। और इस आयुष्मान भारत स्कीम में किसको पहली बार जोड़ा गया है? तो आशा जो हेल्थ वर्कर्स होती है, आंगनवाड़ी वर्कर जो शिक्षिका के लिए, और हेल्पर्स जो होती है उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको देखिएगा। एक बहुत अच्छा बजट में इस बार बात किया गया है अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण के द्वारा, ये आयु कह ले कि सरकार के द्वारा, कि व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट एज ग्रुप फॉर द वैक्सीनेशन अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर इन गर्ल्स एज पर द बजट 2024। आपको शायद पता होगा, अभी न्यूज में एक चर्चा था सर्वाइकल कैंसर, जो इसमें क्या है ना, महिलाओं को ये पीड़ित करने वाली बीमारी है जो कि लोअर यूट्रस में होता है, कि वेजाइनल इंटरनल वेजाइना के प्रोसेस के थ्रू, और ये एक यूट्रस के लोअर पार्ट को इन्फेक्ट करता है। और इसी के वैक्सीनेशन के लिए सरकार एक प्रकार से एक अभियान चला रही है। और इसमें सरकार ने यह तय किया है कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। ये एक प्राइम प्रोसेस होगा सरकार के द्वारा जो ये करवाया जाएगा। लेकिन आपको पता है इसके लिए एक वैक्सीनेशन भी बनवाया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट जो है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इस वैक्सीन को इजाद भी कर लिया गया है, इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है, जिसका नाम है सेरवावैक्स, CERVAVAC, सेरवावैक्स। इस वैक्सीन का क्या नाम है? सेरवावैक्स, सेरवावैक्स, याद रहेगा। इस वैक्सीन को किस इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिस वैक्सीन का नाम है सेरवावैक्स। तो याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो यहां पर एक क्वेश्चन है, यूविन प्लेटफॉर्म
will support in efforts in which specific mission। यूविन प्लेटफॉर्म ये क्या है, हम लोग इसके बारे में कभी क्लासरूम में भी चर्चा किए हैं, और यहाँ पे जो मेन बात हम उसको देखते हैं। यह मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत है। मिशन इंद्रधनुष आपको पता है इम्यूनाइजेशन, हेल्थ केयर, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो इनको, इस प्लेटफॉर्म को कहने का मतलब है यूएन प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट, मतलब ये प्लेटफॉर्म जो है सपोर्ट करेगा किसको, तो इस स्पेसिफिक मिशन को एक्सीलरेट करने के मामले में इसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैल न्यूट्रिशन सेक्टर्स में या किसी भी वैक्सीनेशन को लेकर के उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो ये किस सेक्टर में काम करेगा, तो ये आपका मिशन इंद्रधनुष। कौन सा, तो मिशन इंद्रधनुष, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन अ बीड टू बूस्ट द फिशरीज सेक्टर, मतलब मत्स्य सेक्टर्स में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज सेड दैट डैश इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क विल बी सेटअप इन इंडिया। इस बजट में जो ये एक्वा सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर या फिशरीज, जो मत्स्य जो फर्म सेक्टर है, फर्म जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्म इंडस्ट्री में ही आता है आपका फिशरीज, पोल्ट्री फार्म, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क डेयरी फार्म। तो इसमें हम बात स्पेशली कर रहे हैं फिशरीज की। मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है आपको पता है कि फिशरीज को प्रमोट करने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर 5 एक्वा पार्क, कितने एक्वा पार्क, 5 एक्वा पार्क जो है सेटअप करने की बात चल रही है। कितना एक्वा पार्क, 5 एक्वा पार्क जो है सेटअप करने की बात चल रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि भारत सरकार ने इस बार जो बजट में है, जो वित्त मंत्री के द्वारा क्या क्या बात कहलवाया है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में या फिशरीज में, या जो भी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिएगा जरा सा। सबसे पहला यहाँ पे तो एक चीज और देख लें हम लोग। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि इसमें आपको पता है कि मत्स्य पालन किससे संबंधित है, ब्लू रेवोल्यूशन से। और ब्लू रेवोल्यूशन जो है इसके लिए सरकार ने फिशरीज को प्रमोट करने के लिए कितना करोड़ दिया है, तो 2352 करोड़, जो कि बजट हमारा जो अभी प्रस्तावित हुआ है, जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड है, उसमें यह तय किया गया कितना करोड़, 2352 करोड़, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग योजना के तहत कितना एलोकेशन हुआ है, 880 करोड़ रुपीस। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत को जो तिलहन वाले चीजें हैं, ऑयल सीड्स है, उनमें आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें आत्म सेल्फ रिलायंट बनाना है, तो ऑयल सीड्स के मामले में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितने एक्वा पार्क खोले जाएंगे फिशरीज को प्रमोट करने के लिए, तो 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेटअप किए जाएंगे, जो कि इस बजट में कहा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, जो कि छोटे छोटे अनाज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना, मतलब इस योजना के तहत जो 24 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, 24 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को और 6000 इंडिविजुअल्स को, यहाँ पे इंडिविजुअल्स का स्पेलिंग गलत है, इंडिविजुअल्स होगा, क्या होगा, इंडिविजुअल्स। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, टाइपिंग एरर है, जो टाइपराइटर है उनसे ये मिस्टेक है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। तो 60,000 इंडिविजुअल्स को इस क्रेडिट लिंक में यहाँ में उधार देने की जो बातें हैं इसमें लिंक किया गया है। मतलब पीएम फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के तहत 24 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो होती है, जो 15-20 महिलाओं का ग्रुप होता है, जिसको बैंकों की सहेली कहा गया है, इसको जोड़ा गया है। और 60,000 इंडिविजुअल्स को जोड़ा गया किस चीज को प्रमोट करने के लिए, कि पीएम फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग। और इसमें प्राइमरी सेक्टर को एक्चुअली प्रमोट करना है बेसिकली। आपको पता है प्राइमरी सेक्टर इसमें रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पीएम किसान संपदा योजना वही है, पीएम किसान संपदा योजना हैज बेनिफिटेड 38 लाख फार्मर्स एंड जनरेट 10 लाख एम्प्लॉयमेंट। देखो यहाँ पे सरकार ने ये बताया है कि अभी तक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 38 लाख फार्मर्स जो हैं वो बेनिफिटेड हो चुके हैं, लाभ पा चुके हैं, और इसमें 10 लाख से रोजगार का सृजन हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये आपके लिए एग्जाम में एक पॉइंट इसमें एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। हालांकि मैंने एमसीक्यू का एक ही पॉइंट दिया था, लेकिन उसके सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन क्या है, वेयर व्हाट इज द मेन। यहाँ पे देखिए एक साथ दोनों काम हो जा रहा है, हम कंटेंट भी पढ़ ले रहे हैं और हम एक एमसीक्यू भी बना ले रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ विद द 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन।
मतलब इसका मेन पर्पस क्या है, जो केंद्र सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। यहां पे देखिएगा, यहां पे एक चीज को ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट फ्री लोन हो भी सकता है और यह भी सरकार ने कहा कि हम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि इंटरेस्ट फ्री लोन ही दिया जाएगा। इसका मेन पर्पस यही है कि जो रिसर्च एंड जो हमारे उगते, जो आगे बढ़ते हुए सेक्टर्स है, जो आने वाले सेक्टर, जो हमारे देश के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उन सेक्टर्स जैसे कौन सा, रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, मतलब उन सेक्टरों में हमें रिसर्च और इनोवेशन को क्या करना है, प्रमोट करना और भी आगे बढ़ाना। क्योंकि देखिए हमारे देश की एक दुर्भाग्य स्थिति रही है कि हमने रिसर्च और इनोवेशन पे कभी जोर नहीं दिया। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से और इस सरकार को कि इन्होंने बहुत सारी चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए की है, जो हमारे देश को एक नई दिशा और एक नई गति देगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डी नंबर ऑप्शन इसके लिए सुटेबल बनता है। और इसके बारे में मैंने शायद यहाँ पे लिखा भी होगा, वही बात जो मैंने आपको कहा कि ये जो है एक लॉन्ग टर्म लोन होगा, क्योंकि 50 ईयर्स एक छोटा ईयर नहीं होता है, लॉन्ग टर्म ईयर होता है और इसमें लो और नील इंटरेस्ट, मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटरेस्ट फ्री हो, इसका मतलब नील इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और एक कहीं ना लिखा हुआ लो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र सरकार कम माने कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट की बात करें हम तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है व्हाट इज द एलोकेशन बजट ऑफ डिफेंस इन ईयर 2024-25। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये हमारे देश की एक धरोहर है, बिना बुनियाद इसके हम लोग कुछ नहीं, ये हमारे देश की बुनियादी चीज है जो डिफेंस की बात हम करते हैं। और इस बजट में हमारी सरकार ने, वित्त मंत्री ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और ये दिखाया है कि डिफेंस के लिए हम कितना सपोर्टिव हैं और कितना सोचते हैं। और सच सी बात है कि डिफेंस के लिए इस बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये चीज का पढ़ाई जानकारी ले ही लिया होगा। तो इसका आंसर है 6.21 लाख करोड़। अगर किसी मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा मिला है तो वह है डिफेंस मिनिस्ट्री को 6.21 लाख करोड़ का एलोकेशन जो किया गया है इस मंत्रालय को। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक लुक जो है, एक नजर करसरी और सरसरी निगाहों से सभी मंत्रालय को देख लिया जाए। तो मैंने इसके सेकंड लिस्ट में देखिए सारा मिनिस्ट्री का चर्चा कर दिया है। आपको मैंने यहां लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.21 लाख करोड़ जो यहां पे लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.55 लाख करोड़, उसका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को 2.78 लाख करोड़। तो इस तरह से मैंने यहां पे लिखा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें कोई समझाने वाली बात तो नहीं, ये आंकड़ा आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपके लिए एक चीज और है कि इसमें और भी बातें हैं जो यहाँ पे मैंने यहाँ देखिए मेंशन किया है। आप इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा एलोकेशंस आपको एक जगह मिल गया है। सारी सरकार की जो खर्च का जो एलोकेटेड अमाउंट है किसी मंत्रालय को दिया गया, जो एस्टिमेटेड है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक चीज करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसको और भी हम आप ऊपर कर देते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और नहीं तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। एडुकेशन के लिए जो सरकार ने खर्च किया है, एडुकेशन के लिए जो सरकार ने खर्च किया है वो कितना किया है, तो 1,24,638 करोड़। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आप देखेंगे। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट, सारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने किसी भी चीजों को नहीं छोड़ा है आपके लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगर हम देखें तो यहां पे देखिए और भी चीजें हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये सारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के में कितना पैसा दिया गया है और इसके साथ एलोकेशंस फॉर मेजर स्कीम जो अभी तक हमने देखा था वो देखा था किसी मिनिस्ट्री को। तो यहां तक तो आपका मिनिस्ट्री है, यहां तक तो आपका मिनिस्ट्री का न्यूज है कि मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिला है। लेकिन अब है कि मेजर स्कीम्स जो योजनाएं हैं सरकार की, उनको कितना पैसा दिया गया। तो मैंने उसका भी एक लिस्ट आपके सामने रख दिया है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर जो है अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर जो पैसा दिया गया था आपका मनरेगा के लिए वो 60,000 करोड़ था। कितना करोड़ था? 60,000 को 60,000 करोड़ रुपए थे। लेकिन इस बार के बजट में 86,000 करोड़ रुपया दिया गया है और किसी स्कीम को दिया गया, ये सबसे बड़ा एलोकेशन है, सबसे बल्क अमाउंट है। और मनरेगा के बारे में आपको पता है कि मनरेगा का नाम पहले नरेगा होता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2006 में एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 के तहत आया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नरेगा 2006 में आया था, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत, और 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 डेज गारंटी की बात की जाती है। और इसमें जो है आपका 86,000
करोड़ का एलोकेशन किया गया, आउटले दिया गया है। आयुष्मान भारत के लिए 7500 करोड़ रुपया दिया गया है। सो पीआर प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए 6200 करोड़ दिया गया है। सारा चीज यहां पे लिखा हुआ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्सिडी के मामले में मैंने तीनों को अलग से कैटेगराइज कर दिया है कि फर्टिलाइजर को कितना दिया गया है, फूड सब्सिडी में कितना दिया गया है, और पेट्रोलियम में 11,925 रुपीज जो है आपको इसमें सरकार ने, करोड़ रुपीज जो है सरकार ने इसमें एलोकेट किया है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें भी देखते हैं कहीं आपको और भी नीचे हो शायद, तो ये भी देख लेंगे, शायद और भी होगा, एक बार देख लेते हैं जरा सा कि कहीं इसमें नीचे और भी हो। तो यस, शायद नहीं है। तो ये एक आपका सारा एलोकेशंस जो मेजर स्कीम्स थे उसके लिए था। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या जो आउटले है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो खर्च है उसके रिगार्डिंग क्या बात किया। तो यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह 11.1% इंक्रीज है लास्ट ईयर के एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर से, और ये इस बार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह है 11,11,111 रुपीज। तो इस बार का कितना है, 11,11,111 रुपीज, करोड़ रुपीज जो है इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो 11.1% जो है वो इंक्रीज्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद मैंने आपको क्लासरूम में बताया है कि किसी भी सरकार के लिए सबसे अच्छी बात होती है जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपने आप को इन्वेस्ट करता है, अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के लिए एसेट क्रिएशन का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। एक इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल क्रिएट होता है, एसेट क्रिएट होता है, तो कहीं न कहीं जो सरकार के लिए एक आउटकम्स का रोल प्ले करता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के लिए कभी भी अच्छा चीज नहीं होता है, और उससे कहीं बुरा होता है फिस्कल डेफिसिट। और ये तमाम सारी बातें मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट एनालिसिस ऑफ बजट वाला जो सेक्शन है उसमें कवर किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज, जो ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ये जो आपका रेवेन्यू, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो टोटल जीडीपी का 3.4% है। कितना परसेंट है? 3.4% ऑफ जीडीपी, 3.4% ऑफ जीडीपी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 2024-25 का निर्मला सीतारमण के द्वारा एस्टिमेटेड किया गया है वो जीडीपी का 3.4% है। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहा स्क्रीन पर, और यहां पे देखिए मैंने पूरा चीज डिटेल से लिख दिया, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, पूरा सारांश यहां पे लिखा हुआ है कि बजट में इस बार की क्या क्या बातें हुई हैं। जब देखते हैं कि बजट एस्टिमेटेड में क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर जो आपका है वो 47,65,768 करोड़ का बना, जिसको हम राउंड फिगर में 47.6 लाख करोड़ का बोल सकते हैं। और आपको पता है कि जब हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारा टोटल बजट को डिफाइन करता है, और टोटल बजट जो होता है वो टोटल रिसीट प्लस टोटल आपका एक्सपेंडिचर की बात करता है। तो इसका मतलब है कि 47 जो है आपका 47.6 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं हम लोग। और आपको पता है बजट में दो चीजों की बात होती है, रिसीट मतलब होता है आपका प्राप्तियां, जो आपका इनकम है। तो आपका टोटल रिसीट जो है वो 30.80 लाख करोड़ है। कितना है? 30.80 लाख करोड़। इस बात का प्रमाण है जो आपको ये दिखा रहा है कि टोटल रिसीट हमारा है 30.80 लाख करोड़, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर दिखा रहा है 47.6 लाख करोड़। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि हमारा बजट एक डेफिसिट बजट ड्राफ्ट किया गया है। तो यहां पर एक चीज और देखेंगे कि रिसीट जो होता है सरकार का, मैंने आपको पढ़ाया है, सरकार का जो टोटल रिसीट में दो रिसीट होते हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो यहां पर देखिए, और रिसीट में आपको पता है हम रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट में जो टैक्स रिसीट, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट के बारे में मैंने आपको बताया है सरकार की इनकम का एक ऐसा सोर्स जिस इनकम पर सरकार जो है ना अपने अभी वर्तमान में और ना ही भविष्य में कभी भी अपने लिए लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। जैसे टैक्स से आया हुआ पैसा तो उसको टैक्स रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे, जो बिना टैक्स के आया हुआ पैसा होता है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, जिसमें फाइन, चालान, जो आपका चालान है, रिसीट है, ये सारी चीजें। तो टैक्स रिसीट में कितना पैसा आया है? तो 26,01,570
574 करोड़ है, जो लगभग राउंड फिगर में 26.02 लाख करोड़ है। नॉन टैक्स रिसीव जो मैंने आपको बताया, फाइन चलान रिसीट जो बिल सरकार के बिना टैक्स से आया हुआ इनकम है, वो 3,99,701 करोड़ रुपए जो है वो आया है नॉन टैक्स रिसीट से। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये दोनों चीजें बता दी, टैक्स रिसीट क्या है, नॉन टैक्स रिसीट, और ये दोनों मिला के बनता है टोटल रेवेन्यू रिसीट। तो ये बात आप जान लीजिएगा। अब बात आता है ग्रॉस बोरोइंग। ग्रॉस बोरोइंग में इस साल का बोरोइंग और पास्ट ईयर का बोरोइंग दोनों को मिलाकर तैयार किया था, जो कि लगभग कितना है, जो बचा हुआ है, पास्ट ईयर का जो बचा हुआ बोरोइंग और इस साल के बचे हुए बोरोइंग को मिला के तैयार किया था ग्रॉस बोरोइंग, और ये है 14.13 लाख करोड़। जबकि नेट बोरोइंग जो इस साल का बोरोइंग है, जो एस्टिमेटेड है 2025 का, 11.75 लाख करोड़। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 36.5 लाख करोड़ है। तो ये याद रखिएगा, अपने आप में ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यहां पे देखते हैं, जरा सा एक एक लाइन को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो एक्सपेंडिचर जो इस बार का है, जो मैंने अभी आपको बताया था 47.6 लाख करोड़, या जिसको राउंड फिगर में हमने बोला था, और यहाँ मेन जो इसका फुल एलोकेशन जो है 47,65,768 करोड़, जो कि 2024-25 का एस्टिमेटेड बजट है, वो 6% हाई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, कि वो पिछले साल के रिवाइज्ड बजट, अभी जो बजट है वो बच्चा एस्टिमेटेड है, फिर इस पे बहस होगी, फिर वो रिवाइज्ड बनेगा। तो इसका मतलब जो पिछले साल का रिवाइज्ड बजट है, उस बजट 2023-24 के बजट से इस बार का जो बजट एस्टिमेटेड अमाउंट है वो 6% क्या है, ज्यादा है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्ट पेमेंट है, और आपको पता है सरकार का सबसे इनकम जो होता है, सरकार का जो रिसीट है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है बोरोइंग्स का, कर्जा का, और सरकार का सबसे ज्यादा जो खर्च होता है, जो पेमेंट करती है सरकार, वो सबसे ज्यादा करती है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। तो यहां देखिएगा, यह भी बात एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है। हालांकि इसको एक पॉइंट और नीचे लिखते, नया पॉइंट देकर के, नया डाउट देके तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन टाइपराइटर ने एक में ही मिला दिया, तो कोई बात नहीं, आप इसको नए पॉइंट देके लिखिएगा, स्टार देके या डैश देके। इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट फॉर 25% इज द टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो सरकार ने अपने कर्ज का जो ब्याज भुगतान किया है, वो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब 47.6 लाख करोड़ का 25% है, 25% है। और जो सरकार ने राजस्व प्राप्तियां, जो सरकार ने इनकम किया है, उसका 40% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा हम लोग सीखे कि सरकार ने जो ब्याज भुगतान किया वो टोटल एक्सपेंडिचर का 25% है, और सरकार ने जो टोटल आय प्राप्त किया उसका 40% है। तो क्वेश्चन को किधरों से घुमा के पूछे, मैं चाहूंगा कि इस मंच से सीखने के बाद आप अपने नॉलेज को लॉक नहीं बल्कि अनलॉक करेंगे। ये ऐसा मंच है जहां से आप अपने नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसमें और देखते हैं, कुछ और भी बातें होंगी शायद, तो देख लेते हैं कहीं कुछ नीचे और भी लिखा हो तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। मेरा एक ये रहता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसको भी देख लेते हैं, जैसा इसको भी देख लेते हैं। हम लोगों ने ये चीज को नहीं देखा था, हम लोगों ने ये पॉइंट को देख लेते हैं हल्का सा। रिसीट, अभी देखिए इस पॉइंट को भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग और बात करेंगे कि जो रिसीट है, रिसीट मतलब प्राप्तियां, सरकार का इनकम, जो रिसीट है वो अदर देन बोरोइंग, बोरोइंग के अलावा जो बोरोइंग को छोड़कर जो हमारा रिसीट है, प्राप्ति इनकम है, 2023-24 आर द एस्टिमेट। यहाँ पे 24-25 होगा, यहाँ पे 24-25 होगा, क्या होगा 24-25 होगा, यहाँ टाइपिंग एरर है, 24-25 होगा। तो ये 24-25 जो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा नए साल का जो रोड मैप तैयार हुआ है, वो एस्टिमेटेड किया गया कितना, 30,80,274 करोड़। इसको हम राउंड में बोल सकते हैं 30.80 लाख करोड़। ये भी आप राउंड फिगर में चाहें तो बोल सकते हैं, याद रखिएगा। जो क्या कहा गया है कि 12% हाई है, 12% क्या है, ज्यादा है। कहां से भाई साहब, तो रिवाइज्ड एस्टिमेटेड जो कि 2023-24 का पिछले साल का जो रिवाइज्ड बजट है, उस साल से हमारा इस साल का जो रिसीट है, जो इनकम है, जो प्राप्तियां हैं, वो हमारे बोरोइंग को छोड़ के, क्योंकि इनकम में मैंने बताया था, इनकम जो हम रिसीट पढ़ते हैं कैपिटल रिसीट में, आपको पता होगा, जैसे रिसीट तो सरकार का दो होता है,
रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट एक ऐसा रिसीट है जिसमें सरकार कर्ज लेकर के भी अपना इनकम जनरेट करती है, क्योंकि ये कर्ज लिया हुआ पैसा भी आपके कैपिटल का एक हिस्सा है। इसलिए यहां पे बोला गया कर्जा को छोड़ के अदर देन बोरोइंग, तो आपका जो है ये इतना पैसा है और ये पिछले साल के एस्टिमेटेड बजट का 12% ज्यादा है। क्या है? 12% ज्यादा है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता है। एक एक पॉइंट को मैंने यहां रखा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। और इसमें लिखा है टैक्स रेवेन्यू। अब रिसीट में तो भैया हमारा आपको पता है रेवेन्यू रिसीट में आपका कौन आता है? टैक्स रेवेन्यू रिसीट आता है, अरे है ना, विच फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द रिसीट, जो कि आपका टैक्स रेवेन्यू होता है, सरकार का एक मेजर पार्ट ऑफ सोर्सेस होता है और इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। वो भी 12% रिवाइज किया गया, मतलब इंक्रीज है। क्या है? इंक्रीज है। कहां से? तो पिछले साल के रिवाइज 2023-24 के बजट से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब है जीडीपी की बात। द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेट द नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है? हम नेशनल इनकम अपने क्लास में पढ़ाते भी हैं। उसमें ग्रोथ रेट जो है वो 10.5% बताया गया है 2024 के लिए। और रियल जीडीपी जो कि नॉमिनल जीडीपी होता है, उसमें रियल जीडीपी के साथ इन्फ्लेशन रेट को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो वही कि आपका क्या बन जाता है? आपका नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंसेस होता है जो हम नेशनल इनकम के चैप्टर में अक्सर बच्चों को बताते हैं। तो ये रखिएगा 10.5% रखा गया है 2024-25 के लिए। अब अगर बात करें आगे तो वो भी देख लेते हैं जरा सा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और मुझे नहीं लगता कि इसको हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्किप किया तो फिर सारा मैटर खत्म हो जाएगा। डेफिसिट, सरकार का जो डेफिसिट है बजट में वो भी देख लेते हैं जरा सा। तो इसको देखते हैं सरकार का डेफिसिट को, अगर थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूं जहां से आपको सारा चीज दिखेगा और यहां से शायद आपको दिख रहा होगा सारा चीज क्लियर। और यहां से हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा कि सरकार का जो डेफिसिट है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट आता है। और आपको पता है रेवेन्यू डेफिसिट कब निकलता है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा हो और रेवेन्यू रिसीट हमारा जो है वो कम हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो? ज्यादा हो और रेवेन्यू रिसीट क्या है? हमारा कम हो। तब हमको क्या लगेगा? डेफिसिट होगा। और डेफिसिट किस में होगा? तो रेवेन्यू में होगा। तो इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है। और रेवेन्यू डेफिसिट जो 2024-25 का होगा वो टारगेट कितना किया गया? 2%। कितना परसेंट? 2%, जो कि दिस इज द लोअर देन रिवाइज एस्टिमेट, जो कि पिछले साल से कम है। जो ये बताना चाह रही है कि सरकार हम थोड़े पहले से मुनाफे में हैं, हमारा घाटा कम है। इस चीज को बताने की कोशिश करिए कि पिछले साल का हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो राजस्व घाटा था वो 2.8% था। किसका? तो जीडीपी का। जबकि ये कितना परसेंट है? 2% ऑफ जीडीपी। यहां पे एक वर्ड लिख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो ये याद रखिए। फिस्कल डेफिसिट आपको पता है, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है? राजकोषीय घाटा। जब सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर में से जब हम टोटल इनकम को घटा देते हैं और इस टोटल इनकम में से याद रखिएगा बोरोइंग को हम क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब बाहर रख करके बात करते हैं, तब हमारा ये फिस्कल डेफिसिट निकलता है, जिसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं। और ये सरकार के लिए सिर का दर्द होता है, ये कभी भी अच्छा चीज नहीं होता है। और इसमें 2024-25 जो इस बार का जो एस्टिमेटेड बजट है, इसमें 5.1% रखा गया। किसका? तो जीडीपी का, जो कि कम है पिछले साल के एस्टिमेटेड बजट से। और ये पिछले साल 5.8% है। मतलब ये भरसक प्रयास कहा गया, दिखाया गया है कि ये जो बताई गई है बात वो ये है कि सरकार की घाटा इस साल एस्टिमेटेड है कि कम हो गया है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, शायद अब इसके नीचे कुछ नहीं रह गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहीं पे एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि जो एक छोटा सा पॉइंट है, अगर चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, शायद हो सकता है अगले स्लॉट में हो, वो नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, जानकारी के लिए, आपको कभी ज्ञान बेकार नहीं जाएगा। और वो ये है कि प्राइमरी डेफिसिट जो है, जो प्राइमरी डेफिसिट निकलता है वो कैसे निकलता है? फिस्कल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट निकलता है, वो 1.5% है। किसका? तो ऑफ जीडीपी का, जो 2024-25 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2024-25 की। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि वो डेफिसिट होता है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट में से उन पैसों को घटा दिया जाता है जो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ग्रांट के तौर पर कैपिटल क्रिएशन के लिए दिया गया है। और उसका अगर हम बात करें तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, और वो 0.8
8% है किसका, तो जीडीपी का। किसका परसेंट है, तो जीडीपी का। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट में से है। नेक्स्ट यहां पे एक चीज जानेगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में हम एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और आपको पता है एफडीआई और एफआई, ये भी मैं क्लासरूम में पढ़ा चुका हूं। तो इसमें क्या बोला गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2005 से लेकर 14 जो कांग्रेस की सरकार थी, वहां से लगभग डबल हुआ है। यहां पे बिलियन होगा, क्या होगा, बिलियन। क्या होगा, बिलियन। बिलियन क्या होगा, बिलियन। मतलब इसका मतलब यह है कि 2005 और 14 से लेकर 2005 से लेकर 14 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, वहां से अगर आज का हम विदेशी जो निवेश जो देखेंगे, डायरेक्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो डबल हो गया है। और ये कितना हो गया है, तो 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यूएसडी मतलब होता है अमेरिकी डॉलर, क्योंकि डॉलर ऑस्ट्रेलिया का भी होता है, लेकिन यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, अमेरिकी डॉलर की। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन 10 मेट्रिक टन्स विल बी सेट बाय। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है आपके सामने दिख रहा होगा कि 2030 रखा गया। क्या आंसर है, 2030। तो ये 100 मेट्रिक टन्स करना है कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन को। कितना टारगेट रखा गया है, 2030 तक हमको करना है। 2047 में एक बहुत अच्छी बात की गई है, 2047 में टारगेट रखा गया कि हमें विकसित भारत बनाना है। क्या बनाना है, विकसित भारत। क्या बनाना है, विकसित भारत। और इसका थीम कैसे होगा, आपको पता है, ये विकसित भारत हमें एट द रेट 2047 तक बनाना है, क्योंकि आजादी का 100वां वर्षगांठ हम 2047 में बनाएंगे। और ये तब होगा जब आपको पता है कि पहला जो थीम था वो ये था, सबका साथ सबका विकास। फिर दिया गया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और आज एक नई पहल के साथ सरकार ने एक शुरुआत की है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर इस चीज को हम ऐड कर दें तो शायद हमारा देश एक विकसित भारत का रूप लेगा और यह संभव होगा 2047 तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 2070 की बात अगर करें, 2070 की, तो इसमें कार्बन इमिशन जो है, नेट कार्बन इमिशन को जीरो करना है। तो यह भी एक क्वेश्चन है जो बच्चे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा आने वाले एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो विल प्रोवाइड, कितना है, यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड डैश एज इंटरेस्ट फ्री लोन 50 ईयर्स सपोर्ट रिफॉर्म्स टू स्टेट फॉर द रियलाइजिंग द विजन ऑफ विकसित भारत। तो आपको पता है यहां पे जो है आंसर जो होगा 12 नंबर क्वेश्चन का वो होगा 75,000 करोड़। कितना हजार करोड़, 75। जो टोटल है 1.3 लाख करोड़ है। कितना है, 1.3 लाख करोड़। जो कि इसमें क्या है, कितना है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिलाएगा 50 साल के लिए, तो 75 लाख करोड़। 75 लाख करोड़ याद रखिएगा। जो ये जो सिस्टम है 2021 में, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ये 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो फ्री लोन का सिस्टम है वो विकसित भारत के तहत सरकार ने कब इंट्रोड्यूस किया था, 2021 में। देना कितना था, 1,30,00,000 करोड़, 1.3 लाख करोड़, और इसमें से आपको 75,000 को इस बार देना है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एंड अदर देन दी बोरोइंग्स आर एस्टिमेटेड डैश एंड डैश लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली। आपको मैंने बताया है, गौर कीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था लगभग 47.6 लाख करोड़। तो इसका आंसर पहला वाला पूछा ना, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, 47.66 लाख करोड़। और मैंने आपको यहां पे क्या बताया है, टोटल रिसीट, लेकिन बोरोइंग को क्या करके, छोड़ करके, तो वो हो जाएगा 30.80 लाख करोड़। तो यहां लाख करोड़ ऑलरेडी लिखा हुआ, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो याद रखिएगा ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है जो आपको काम आएगा। चलिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और आपको पता है 14.13 लाख करोड़ है वो हमारा ग्रॉस बोरोइंग है। क्या है, ग्रॉस बोरोइंग। क्या है, ग्रॉस बोरोइंग, जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी थोड़ा देर पहले बताया था। और अगर 11.75 लाख करोड़ देखें तो ये हमारा नेट बोरोइंग है, जो भी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था। अरे हाँ ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम बात करें इसकी बात, तो 30.0 लाख करोड़ जो है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसीट है। मैंने आपको बताया था ये क्या है, आपका रेवेन्यू रिसीट है। और 70.6 लाख करोड़ जो है वो हमारा कैपिटल रिसीट है। क्या है, कैपिटल रिसीट। और यही दोनों रिसीट मिलकर के टोटल
रिसीट मिलता है, तो जोड़िएगा तो 47.66 लाख करोड़ बन जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट 2024-25 में कितना परसेंट एस्टिमेटेड किया जीडीपी का, तो मैंने आपको बताया 5.1%। और अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि प्राइमरी डेफिसिट कितना है, तो प्राइमरी डेफिसिट है आपका कितना परसेंट, तो 1.5%। रेवेन्यू हो गया प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या है प्राइमरी डेफिसिट। 2% क्या है आपका, ये है रेवेन्यू डेफिसिट, क्या है रेवेन्यू डेफिसिट। और ये क्या है आपका फिस्कल डेफिसिट, ये क्या है फिस्कल डेफिसिट। और 0.8% क्या है, और ये है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और ये 7 पॉइंट जो है वो आरबीआई के द्वारा हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ प्रिडिक्ट किया गया है 7.3%। हालांकि अभी चेंज भी होता रहता, तो इसको ध्यान में मत रखिएगा, मेन पॉइंट इसको देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जल्दी से। और इसमें इंडिया जीडीपी प्रोजेक्टेड अचीव 7 ट्रिलियन टारगेटेड बाय विच ईयर, किस ईयर तक जो है 7 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करना है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जिसका आंसर होगा 2030। और आपको पता है यहां पे हम लोग जीडीपी की बात करें जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लेकिन इस बार के बजट में ना जीडीपी का एक नया नाम दिया गया, जीडीपी का एक नया मतलब समझाया गया। जी का मतलब आपको पता होना चाहिए, जी का मतलब होगा गवर्नेंस। क्या होगा, जी का मतलब होगा गवर्नेंस। जी का मतलब क्या होगा, गवर्नेंस होगा। डी का मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डी का मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो याद रखिएगा डी का मतलब आपका है डेवलपमेंट, क्या है डेवलपमेंट। और पी का मतलब है आपका परफॉर्मेंस, क्या मतलब है परफॉर्मेंस। तो याद रखिएगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीडीपी का डेफिनेशन बदल गया, लेकिन इस बार यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण है उसने जीडीपी का एक नया कॉन्सेप्ट दिया बजट के तहत। तो जी मतलब गवर्नेंस, डी मतलब डेवलपमेंट, पी मतलब परफॉर्मेंस। तो एक अच्छी कानून व्यवस्था के तहत, एक अच्छे माने गवर्नेंस के तहत, डेवलपमेंट के तहत, परफॉर्मेंस के तहत हम देश को एक नए रूप में देख सकते हैं, एक नई इकोनॉमी बना सकते हैं। और ये 7 ट्रिलियन बनाना है कब तक, 2030 तक। तो याद रखिएगा ये चीज याद रखिएगा। और इस बजट में एक बात और याद रखिएगा, इस बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 जाति पर, कास्ट पर फोकस किया है। 4 कास्ट, 4 कास्ट पर फोकस किया है। और वो 4 कास्ट कौन है, तो याद रखिएगा 4 पिलर पर है ये कास्ट को रखा गया है। एक है आपका कौन, तो पुअर, एक कौन है पुअर जो गरीब लोग हैं। और दूसरा कौन है युवा, कौन है युवा यूथ। और तीसरा कौन है वमेन, महिलाएं। तीसरा कौन है वमेन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा है वो है फार्मर्स, क्योंकि इसके बिना हम कभी भी विकास की एक नई रूपरेखा तैयार नहीं कर सकते। देखा जाए तो इस चारों कास्ट को फोकस किया, चारों जाति संप्रदाय को फोकस किया गया है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका आएगा। और सिंपल सा इस बजट का जो प्रिंसिपल रखा गया, सिद्धांत जो रखा गया है 2024 का, वो 3 चीज पर रखा गया है, रिफॉर्म्स, परफॉर्म्स और एक ट्रांसफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स की बात की गई है, परफॉर्म की भी बात की गई है और ट्रांसफॉर्म की भी बात की है। मतलब इस बजट का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो 3 चीजों पे बना हुआ है, रिफॉर्म्स, परफॉर्म मतलब सुधार की जरूरत है तभी देश बदलेगा, एक नई इकोनॉमी की तरफ हम मूव करेंगे। परफॉर्म सिर्फ रिफॉर्म करने से नहीं होगा, परफॉर्म करने की बात होगी। और रिफॉर्म परफॉर्म करेंगे तो निश्चित है कि ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा। आज ट्रांसफॉर्मेशन का ही तो एग्जांपल है कि प्लानिंग कमीशन को हटा के जब से नीति आयोग आया, क्योंकि नीति आयोग का एक फुल फॉर्म ही है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो एक देश को, एक राष्ट्र को नए भारत की कल्पना और नए भारत की तरफ हमको दिखाता है। तो ये नीति आयोग का और नरेंद्र मोदी का ही एक देन है, जिन्होंने प्लानिंग कमीशन को व्हाइट एलिफेंट कह करके नकारा और इसके काम करने की सिस्टम को बदला, एक हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो देश को एक नई दिशा दे रही है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सिस्टम की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन 2024-25 मतलब 2024-2025 बजट। तो इसमें कितना करोड़ किया गया है, तो 600 करोड़ किया गया है। मैंने आपको टोटल एलोकेशंस का लिस्ट दे दिया है, इस पे इसका आंसर होगा 600 करोड़। तो याद रखिएगा 86,000 करोड़ मैंने आपको बताया था मनरेगा के लिए है, 62,000 करोड़ जो है पीएलआई के लिए मैंने बताया था, आयुष्मान भारत के लिए सॉरी। और तो ये सब चीजों जो आपको, ये सारा चीज मैंने आपको बता रखा है, तो आप एलोकेशंस में देख लेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मंडीज हैव बीन लिंक्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम मार्केट, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक जो है आप मार्केट को जोड़ेंगे, मंडी जहां पे खरीदने वाले बेचने वाले एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। तो ऐसे कितने आंसर होंगे, तो इसका आंसर होगा 1361 जो है कितना 1361 मंडी को क्या किया गया है, जोड़ा गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका,
हाउ मेनी यूथ हैव बीन ट्रेन्ड अंडर द स्किल इंडिया मिशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना को जोड़ा गया है, तो ये देखते हैं जरा सा इसमें क्या आंसर होगा। और इसका आंसर होगा 1.4 करोड़। कितने लोगों को, तो याद रखिए स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने यूथ को जोड़ा गया है, तो 1.4 करोड़ को जोड़ा गया है, जो इस बजट में कहा गया है। नेक्स्ट की बात करें तो हाउ मच लोन हैज बीन गिवन टू वुमेन अंडर द मुद्रा योजना, मतलब महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत कितना लोन दिया गया है, तो याद रखिएगा 30 करोड़ लोन दिया गया है। सिर्फ किसको बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को। और आपको पता है कि मुद्रा योजना सिडबी एक्ट 1989 के तहत लाया गया था। 8 अप्रैल 2015 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। इसमें 3 श्रेणी में लोन दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। मुद्रा योजना के तहत शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, जिसमें किसी प्रकार के कोलेट्रल या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है, डिमांड करती है बैंक। और किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है, लेकिन इसमें कोलेट्रल देना पड़ता है। और तरुण में 50,000 से 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो पहली बार में 50,000, दूसरे वाले श्रेणी में 50,000 से 5 लाख और तीसरे वाले श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख। तो ये लोन मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है। और इसमें पूछा गया महिलाओं को, तो ये कितना दिया गया, तो 30 करोड़। कितना करोड़, 30 करोड़ दिया गया, जबकि टोटल लोन जो सैंक्शन हुआ है 43 करोड़ हुआ है, जिसमें से 30 करोड़ का मात्र जो एक मुफ्त लोन जो है वह किसको दिया गया है, तो महिलाओं को, वुमेन को दिया गया, जो एक बहुत बड़ी जीत है। वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बात कर रही है सरकार, तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ मेनी जनरल रेल कोचेज। ये देखिए एक रेल बजट से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि रेल बजट जो है यूनियन बजट में ऑकवर्थ कमीशन के कारण जो है अलग किया गया था 1924-25 में, और फिर बाद में विवेक देवराय कमेटी के कहने पर रेलवे बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और रेलवे बजट और आम बजट अब एक साथ पेश होता है। और ये बजट जो है इसमें कहा गया है वंदे भारत के तर्ज पर कितने जो रेल कोचेज हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा, किस सिस्टम पे, हाउ मेनी जनरल रेल कोच, जो नॉर्मल रेल कोच है, जो बोगी है, उनको वंदे भारत के सिस्टम से, वंदे भारत जैसा कोच जैसा होता है उसके जैसा बनाया जाएगा 2025 बजट के तहत। तो इसमें हो जाएगा 40,000, कितना हजार हो जाएगा, 40,000 जो कोचेज हैं, जो जनरल कोचेज हैं, उसको वंदे भारत के तर्ज पर एक नए कोच में बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट मात्र 4 क्वेश्चन रह गए, इसको देख लेते हैं। हाउ मेनी हाउसेस विल बिल्ट इन द नेक्स्ट 5 years अंडर द 2024-25 बजट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 करोड़ नए कितने होंगे, तो मैंने बताया नेक्स्ट 5 ईयर में 2 करोड़, और 3 करोड़ ऑलरेडी जल्दी उसके टारगेट को पूरा करेगा, मैंने बताया था। 3 करोड़ करने वाला है, 2 करोड़ को 5 साल में करवाना है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द बजट आपका जो है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवन एवरी मंथ अंडर द सोलर प्रोजेक्ट। और सोलर प्रोजेक्ट के तहत मैंने बताया सूर्योदय योजना जो है उसमें 300 यूनिट देना है हाउस होल्ड को पर मंथ फ्री। अरे है ना, तो याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी इसका पूरा डिटेल बता रखा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI यूज्ड इन द इंटरिम बजट 2024-25। तो इसका जो FDI कहला कि फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहां पर FDI का जो मतलब है वह है फर्स्ट डेवलप इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट के अनुसार निर्मला सीतारमण के द्वारा FDI को किस रूप में पेश किया गया, किस रूप में यूज किया गया, तो यहां पर इसकी चर्चा होगी फर्स्ट डेवलप इंडिया के तौर पर। और अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हैज बीन स्टेटेड इन द रिसेंटली बजट, तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल, अभी थोड़ा देर पहले बताया था रिफॉर्म्स, आपको बताया था रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म्स। तो याद रखिएगा 3 प्रिंसिपल पे इस बार का बजट बेस्ड है। और 25वां नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इन अंतरिम बजट 2024-25 हाउ मेनी वुमेन हैव बीन अनाउंस्ड टू बेनिफिट अंडर द लखपति दीदी स्कीम फ्रॉम 2 करोड़। कितना करोड़ से कितना करोड़ कर दिया गया, तो 2 करोड़ से कितना करोड़ कर दिया गया है, 3 करोड़ कर दिया गया। लखपति स्कीम जो एक सेविंग पूल सिस्टम होता है जिसमें सेल्फ हेल्प की ग्रुप की महिलाएं जो लोन देकर के किसी को मदद करती है, तो वो एक लखपति मैंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति बन गई, जो अपने इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को कर्ज लेकर के अपने कंपनी में अपने मैंने जो छोटा रोजगार उसमें लगा करके आज वो अच्छा पैसा कमा रही है, जीवन जी रही है। तो लखपति दीदी स्कीम के तहत जो है वो 2 करोड़ से कितना हो गया है, तो इसको कितना अनाउंस किया करने का, हाउ मेनी वुमेन हैव बीन अनाउंस, कितने किए गए हैं, तो 3 करोड़ किए गए। कितना करोड़, 2 करोड़ से करके कितना करना है, 3 करोड़। और लास्ट क्वेश्चन है शायद
और ये सवाल ये कह रहा है कि हाउ मच हैज द कॉर्पोरेट टैक्स बीन रिड्यूस इन दिस अंतरिम बजट 2024-2025। इस अंतरिम बजट में जो है कॉर्पोरेट टैक्स को कितना रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो 22%, 22% होगा। और आपको पता है कि कॉर्पोरेट टैक्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था राजीव गांधी के द्वारा, और जो अगर हम इनकम टैक्स की बात करते तो इनकम टैक्स जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ये वही जेम्स विल्सन है जिन्होंने भारत में सबसे पहले बार बजट पेश किया था, जिसको भारत में बजट का जन्मदाता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। हालांकि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस पर हम स्टैटिक पार्ट ऑफ जो बजट है वो भी हम आपको बताएंगे, और इसके साथ भी जो भारत रत्न व बहुत सारे करंट अफेयर्स का एक नंबर ऑफ सीरीज आपको कंटिन्यू वे में मिलता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे इस नोट्स को लिखेंगे, प्रॉपर एक नोट्स बनाएंगे, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे क्लासरूम में भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं कहूंगा कि आपका दिन मंगलमय हो, रात्रि शुभ रात्रि हो, और अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए और अपना भी नाम और हमारा भी नाम रोशन कीजिए और इस संस्था का भी कद ऊंचा कीजिए। और एक बात और जो मैं आपको हमेशा की तरह कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि मैं इस मंच से आपके नॉलेज को लॉक नहीं बल्कि अनलॉक करने आया हूं, और बहुत सारे नॉलेज को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।